नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ लेकर नूतन सरल हिंदी माला कक्षा 4 की पाठ 9 देश हमारा कविता। आज मैं आपको इस कविता के बारे में इसका सार समझाऊंगी व इसके अभ्यास कार्य को हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको इस कविता के बारे में बताती हूँ कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत कविता में कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कर रहा है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं कि भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यह भारत की जो भूमि है वह किस तरह से हरी भरी है। कवि भारतवासियों के प्रेम और मानवता से पूर्ण व्यवहार का संदेश भी सभी को देना चाहते हैं। तो चलिए पहले जो हरे बक्से में लिखा हुआ है, पहले हम उसका पठन करते हैं। पठन से पूर्व, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी मानी गई है। हमारी जन्मभूमि भारत को प्रकृति ने बड़े प्यार से सजाया संवारा है। इसका सौंदर्य, इसकी हरियाली और वहाँ का भाईचारा पूरे संसार में अनूठा है। आइए हम सब मिलकर इसे समृद्ध और खुशहाल बनाने का प्रयास करें। पाठ का परिचय देखिए। यह पाठ एक कविता है जिसमें कवि ने भारत देश को हरा भरा और प्राकृतिक छटा से भरपूर बताया है। प्रभात का सूर्य, पुरवाई, फूलों की क्यारी, नदी, झरने आदि इसके सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यहाँ सभी एक दूसरे का हित चाहते हैं और खुशियों के आंगन रूपी इस देश को और भी उन्नत बनाने की कामना करते हैं। अब मैं आपको एक एक कविता की पंक्ति का अर्थ बताती जाऊंगी और आपको कठिन शब्दों का भी अर्थ बताती जाऊंगी। सुखद मनोरम सबसे प्यारा, हरा भरा यह देश हमारा। देखिए, मनोरम का अर्थ होता है सुंदर, सुहावना। कवि कहना चाहता है कि हमारा भारत देश जो है वह बहुत ही सुखों से भरपूर है और भारत देश बहुत सुंदर है, सुहावना है और हमारा देश जो है वो हरा भरा है। यहाँ चारों तरफ हरियाली है। नई सुबह से सूरज आता, धरती पर सोना बरसाता, खगकुल गीत खुशी के गाता, बहती सुख की अविरल धारा, हरा भरा यह देश हमारा। कवि कहते हैं कि जब सूरज का जो आगमन होता है वो सुबह होता है। सुबह जो है वह सूरज लेकर आती है और जिस तरीके से सूरज की किरणें होती हैं, सूरज पीले रंग का होता है, उसी तरीके से सूरज जो अपनी किरणें पूरी धरती पर बिखेरती है और सोने का रंग जो पीला होता है वह चमकता है। इसी तरीके से सूरज की जो किरणें होती हैं वे धरती पर सोने के समान चारों तरफ बरसती हैं। चारों तरफ सोने के समान धरती पर सूरज की किरणें बिखरती हैं। खगकुल गीत खुशी के गाता। खगकुल का मतलब होता है, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब परिवार, कि पक्षी का परिवार, कि चारों तरफ सुबह के समय पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं तो उनकी जो मधुर आवाज़ होती है हमारे कानों में पड़ती है, तो हमें वो आवाज़, उनकी चहकने की आवाज़, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। अविरल का मतलब होता है कि उन लगातार जो पशु पक्षियों के सुबह चहचहाने की जो मधुर आवाज़ होती है उससे हमें एक सुख का अनुभव होता है। हरा भरा यह देश हमारा, और हमारा भारत देश जो है वो हरा भरा है, हरियाली से पूर्ण है। बहती है पुरवाई प्यारी, खिल जाती है फूलों की क्यारी, तितली बनती राज दुलारी, भ्रमर सिखाते भाईचारा, हरा भरा यह देश हमारा। कवि कहना चाहते हैं कि जो पुरवाई का अर्थ होता है पूरब दिशा की ओर बहने वाली हवा,
जब हवा चलती है पूरब दिशा की ओर वह बहुत ही अच्छी होती है, और उस हवा के चलने से जो फूलों की जो क्यारी होती है वो खिल जाती हैं। पूरब दिशा की ओर जो बहने वाली हवा होती है उसके चलने से जो फूलों की क्यारी होती है वो खिल जाती है। और तितली जो है वो राजा को बहुत प्यारी होती है। राजदुलारी का अर्थ होता है राजा को प्यारी, राजा को प्रिय। तो तितली जो होती है वो राजा को बहुत प्यारी होती है, राजा उसे पसंद करते हैं। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरे यानी भौरे। भ्रमर जो होते हैं वो आपस में हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, हमें भाईचारा सिखाते हैं, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। हरा भरा ये देश हमारा, हमारा भारत देश हरियाली से भरा हुआ है। हिम के शिखर चमकते रहते, नदियां बहती झरने बहते, चलते रहो सभी से कहते, सबकी ही आंखों का तारा, हरा भरा यह देश हमारा। कवि कह रहे हैं कि हिम का अर्थ होता है बर्फ, शिखर का मतलब होता है चोटी, जो पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है। तो जब बर्फ जब पड़ती है तो पर्वत पर की जो चोटी होती है वो चमकती है। जिस तरह बर्फ चमकती है ना, इसी तरीके से पर्वत पर जब बर्फ पड़ती है तो उसकी जो चोटी होती है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, वो बर्फ के पड़ने से चमकता है। और नदियाँ और झरने जो होते हैं वो निरंतर बहते रहते हैं। नदियाँ और झरनों के बहने से हमें संदेश मिलता है कि जिस प्रकार आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी या कुछ भी हो, नदियाँ और झरने बहना बंद नहीं करते, वो लगातार बहते रहते हैं। इसी तरह से वो हमें भी संदेश देते हैं कि हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए। चाहे हमें कितने भी सुख और दुख क्यों ना आए, हमें दुख आने पर रुकना नहीं चाहिए। हमें निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलते रहना चाहिए। और जो निरंतर चलते रहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, वे सबको ही प्रिय होते हैं। आँखों का तारा एक मुहावरा यानी प्रिय होना। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, आलस नहीं करते और मुसीबत से घबराते नहीं हैं, वही सबको प्रिय होते हैं। हरा भरा यह देश हमारा, और हमारा भारत देश जो है वो हरा भरा है। इसकी प्यारी छटा अपरिमित, नए नए सपने सजते नित, सब मिलकर चाहे सबका हित, यह खुशियों का आंगन सारा, हरा भरा यह देश हमारा। और जो छटा छटा का अर्थ होता है सुंदरता, अपरिमित का अर्थ होता है जिसे हम नाप नहीं सकते या जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो भारत की जो सुंदरता है उसकी कोई सीमा नहीं, उसे हम नाप नहीं सकते। उसकी जो सुंदरता है वो बहुत असीम है, उसकी कोई गिनती नहीं है, अनमोल है भारत की सीमा। नए नए सपने सजते नित, यहाँ लोग नए नए सपने देख, नित मतलब रोज। यहाँ जो भारतवासी है वो रोज नए नए सपने देखते हैं, भारत दे अपने आप को साकार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सब मिलकर चाहें सबका हित, और सब एक दूसरे का हित चाहते हैं। हित मतलब भला। भारत में सब मिलकर रहते हैं, सब एक दूसरे का भला सोचते हैं। यह खुशियों का आंगन सारा, भारत देश जो है यहाँ पर सभी कोई खुशियाँ आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। यह यहाँ पर खुशियों का आंगन है। सब मिलजुल कर सबका हित चाहते हैं और सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हरा भरा यह देश हमारा, और जो भारत देश है वो हरा भरा है, हरियाली से भरपूर है। अब देखिए इसके हम शब्दार्थ देखते हैं, शब्दार्थ समझते हैं। मनोरम, मनोरम का अर्थ होता है सुंदर, सुहावना यानी ब्यूटीफुल, चार्मिंग। खगकुल मैंने आपको बताया था पक्षियों का समूह या परिवार, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अविरल यानी लगातार, कंटिन्यूअस। पूर्वाई, पूरब की ओर बहने वाली हवा है, बहने वाली मतलब चलने वाली हवा जो पूरब दिशा की ओर चलती है। ईस्टर्ली विंड्स, राजदुलारी
का अर्थ है राजा को प्यारी, राजा की प्रिय। बीइंग लव्ड बाय अ किंग। भ्रमर का अर्थ होता है भौरे, ब्लैक बी। हिम, बर्फ, आइस। शिखर, चोटी, पीक। छटा, सुंदरता, ब्यूटी। अपरिमित, जिसे मापा ना जा सके, असीम। नित्य, नित्य, रोज, ऑलवेज, डेली। शब्द भंडार देखिए। पर्यायवाची। नया का पर्यायवाची नवीन, नूतन, अभिनव। सोना का पर्यायवाची देखिए स्वर्ण, कंचन, हेम। खग, पक्षी, विहग, पंछी। भ्रमर, अली, भौरा, भंवरा भी हो सकता है। विलोम देखिए। सुखद, दुखद। फूल, कांटा। चलना, रुकना। खिलना, मुरझाना। सुबह, शाम। हरा भरा, सूखा। अब इसके अभ्यास देखते हैं। अभ्यास कार्य। पाठ से प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में हमारे देश को कैसा बताया गया है? कविता में हमारे देश को अति सुंदर व हरा भरा बताया गया है। प्रश्न 2, जब सूरज नई सुबह लेकर आता है तब क्या होता है? इसका उत्तर है जब सूरज नई सुबह लेकर आता है तो धरती को छूती उसकी सुनहरी किरणों से वातावरण ऐसा हो जाता है जैसे कि धरती पर सोना बरस रहा हो। प्रश्न 3 देखिए। नदी और झरने हमसे क्या कहते हैं? नदी और झरने हमसे हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहने की बात कहते हैं। पूर्वाई का क्या अर्थ है? इसके आने पर क्या होता है? पूरब दिशा की ओर बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। इसके आने पर फूलों की क्यारियां खिल जाती हैं। कविता के आधार पर हमारे देश की सुंदरता का वर्णन कीजिए। कविता में देश की प्रकृति को बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया है। झरझर झरने, झरझर बहते झरने, बहती नदियाँ, हरी भरी घाटियाँ, खिलते फूलों पर गुंजार करते भौरे और तितलियाँ आदि के बड़े मनभावन चित्रों का वर्णन किया गया है। अब देखिए ख, प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पक्षियों का समूह कैसे गीत गाता है? इसका सही उत्तर है पक्षियों का समूह खुशी के गीत गाता है। सेकंड वाला सही उत्तर है। राजदुलारी कौन बनती है? राजदुलारी तितली बनती है। इसका तीसरा उत्तर ठीक है। कवि अपने देश को कैसा बताता है? कवि अपने देश को इसका दूसरा, इसका पहला। कवि अपने देश को कैसा बताता है? कवि अपने देश को हरा भरा बताता है। सब मिलकर किसका हित चाहते हैं? सब मिलकर सबका हित चाहते हैं। ये दूसरा वाला उत्तर ठीक है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आप कविता की पंक्तियाँ स्वयं देखकर पूर्ण कीजिएगा। अनेक शब्दों को उनके लिए आए एक शब्द से रेखा खींचिए। पूरब की ओर बहने वाली हवा। पूरब की ओर बहने वाली हवा क्या कहलाती है? पूर्वाई। जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमित। पहला वाला ठीक है, पहला वाला। राजा को प्यारी, राज दुलारी। ये फिर भ्रातृत्व का भाव, भ्रातृत्व मतलब भाई बहन का, भाई का, भाईचारा, ये वाला ठीक है। दिए गए शब्द युग्मों के अर्थ लिखिए। शब्द युग्म क्या होते हैं? जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं
परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं और मात्राएं भी उसमें अलग लगती है, परंतु उनका उच्चारण सुनने में एक जैसा लगता है। तो देखिए इसके अर्थ, दिए गए शब्द युग्मों के अर्थ लिखिए। जाति, जिसमें छोटी की मात्रा है पहला जाति, उसका अर्थ होता है श्रेणी। और जाति वो जाना है, एक क्रिया है। दूसरा देखिए कुल, कुल का अर्थ होता है परिवार। और कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा। तीसरा हरा, एक रंग का नाम है, एक रंग होता है जिसे हम ग्रीन कलर कहते हैं। हारा, पराजित यानी हार जाना। चौथा देखिए सब, सब का अर्थ होता है सभी। और शव, शव का अर्थ होता है मृत शरीर। अब देखिए भाषा कौशल। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यह आप सभी जानते ही हैं। एक वचन क्या होते हैं, जिससे एक की संख्या का बोध हो। बहुवचन जिससे एक से अनेक संख्या का बोध होता है, ज्यादा संख्या का बोध होता है। अब देखिए एक वचन और बहुवचन। नदी, नदियां। आँख, आँखें। खुशी, खुशियाँ। सपना, सपने। तितली, तितलियाँ। झरना, झरने। ख देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके वचन की जानकारी वाक्य प्रयोग से होती है। जैसे रतन ने आम खरीदा, यहाँ पर आम एक वचन है और रतन ने आम खरीदे, यहाँ पर आम बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पर खरीदे आया है, तो यानी बहुत सारे आम खरीदे हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग दोनों वचनों में करना है। इसका अभ्यास भी आप कीजिएगा। मैं आपके उदाहरण के लिए बता देती हूँ। फूल, तो देखिए जैसे एक वचन पर हमें इसका बहु वाक्य प्रयोग करेंगे। तितली फूल पर बैठी है। और बहुवचन के लिए बाग में अनेक फूल खिले हैं, यहाँ पर फूल बहुवचन है क्योंकि अनेक जुड़ा हुआ है। मोती, मोती का एक वचन वाला वाक्य देखिए पहले। रानी ने मोती बांटे थे। और वो रीता ने मोती खरीदा है, ये तो हो गया एक वचन वाला कि उसने एक मोती खरीदा है। और रानी ने मोती बांटे थे, यहाँ पर मोती बहुवचन है क्योंकि बांटे थे, तो बहुवचन वाला वाक्य है। आम, बगीचे में आम का पेड़ है। आम का यानी एक पेड़ है, एक वचन। और बगीचे में आम के पेड़ हैं, तो आम के पेड़ यानी बहुत सारे पेड़ हैं, तो बहुवचन। मदन गाजर खा रहा है, गाजर का प्रयोग करना है तो गाजर खा रहा है, तो एक वचन। और खेत में गाजर उग आई हैं का प्रयोग हुआ है, तो ये बहुवचन है गाजर यहाँ पर। अब देखिए कविता में से 5 संज्ञा और 5 क्रिया शब्द छांटने हैं। संज्ञा क्या है? पक्षी, देश, नदी, झरना, तितली। क्रिया, उड़ना, बहना, चमकना, चलना, बरसना। तो इस तरीके से आपकी कविता का भी अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। अब ये रचनात्मक अभिव्यक्ति है, ये आपको स्वयं करनी है। कविता की 4 लाइन दी है और आपको आगे कविता खुद स्वरचित करनी है, खुद लिखनी है। तो ये पाठ की पुनरावृत्ति अवश्य कीजिएगा, इसका अभ्यास कार्य भी कीजिएगा, तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।